बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी हूँ। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का हमारा जो वीलॉग होगा, जो आज का हमारा मौजू होगा, पर्पज़ होगा जो अपने व्यूअर्स को एजुकेट करने के लिए, वो होगा व्हाट इज़ द हेपेटाइटिस। व्हाट इज़ द हेपेटाइटिस यानी हेपेटाइटिस क्या चीज़ है। हेपेटाइटिस का नाम सुनते ही लोग बड़े परेशान होते हैं और जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं तो काफ़ी हद तक लोग डिस्टर्ब होते हैं कि मुझे जो है लगता है मुझे हेपेटाइटिस का मसला है। बाज़ दफ़ा बेशुमार ऐसी मेल फीमेल हमारे पास जब आती हैं पेशेंट, तो उनमें ये होता है कि मुझे किसी डॉक्टर ने, मैंने मोहल्ले में किसी को चेक करवाया, मुझे किसी ने कहा कि आपको हेपेटाइटिस का लगता है मसला, तो मैं डर गई या मैं डर गया। मैंने कहा कि हेपेटाइटिस तो बड़ा ख़तरनाक होता है। तो आज फिर हमने ये फ़ैसला किया कि हम अब आज अपने व्यूअर्स के साथ ये बात डिस्कस करें कि व्हाट इज़ द हेपेटाइटिस, कि हेपेटाइटिस क्या चीज़ है। हेपा मीन्स जिगर को कहते हैं, लिवर को कहते हैं, और टाइटिस मीन होता है स्वेलिंग, यानी हेपेटाइटिस आपके जिगर में सोजश हो जाना थ्रू वायरल इन्फेक्शन, इसको हम हेपेटाइटिस कहते हैं। अब इसकी आगे जो है वो क्लासिफिकेशंस है कि हेपेटाइटिस जो है वो इसकी कितनी किस्में हैं। इसको हमने 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। ये 5 किस्म के हमारे पास हेपेटाइटिस के, यानी ये वायरल इन्फेक्शन है 5 किस्म की, जिसको हम ए बी सी डी ई के नाम से जानते हैं। जिसमें जो ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा फेमस है, ज़ुबान ज़दे आम है, उसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी। बी और सी जो है, जब भी आपने किसी भी जगह पे आपने अपना ब्लड देना हो, ब्लड ट्रांसफ्यूशन करवानी हो, या आपकी कोई भी मेजर सर्जरी हो, तो ये वो टेस्ट होते हैं जो हर सर्जन जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के अंदर वो ये सारी आपकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, जिसमें आपका हेपेटाइटिस बी और सी भी आता है। जिसको आप सी को आज की ज़ुबान में अगर मैं बात करूँ तो हेपेटाइटिस सी को लोग काला यरकान भी कहते हैं। और इसी तरह जो बी वायरस है वो जिगर के अंदर घुस के जो है वो जिगर में इन्फेक्शन पैदा करता है। जिगर बेसिकली जो लिवर है हमारी बॉडी का, ये एक अहम ऑर्गन है, और लिवर का मेरी बॉडी में एक अहम रोल है कि जो भी आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, आपकी बॉडी जो है वो केमिकल की वॉशिंग मशीन है कि डिफरेंट केमिकल जो है वो खुद ही प्रोड्यूस होते हैं, फिर वो हमारी बॉडी में चल रहे होते हैं। तो जिगर जो है वो बेसिकली उन केमिकल को कन्वर्ट करने में, उनको स्टोर करने में आपको हेल्पफुल, आपकी बॉडी की एक हेल्प करता है। तो इसलिए जिगर जो है वो मेरी बॉडी का एक अहम रोल है। और एक ये ऐसा ऑर्गन है, एक बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी में, जो है वो जिगर जो है वो बाकी ऑर्गन की निस्बत एक बड़ा ऑर्गन है। और इसी तरह जो है ये आपके जो स्टोमक होता है, यानी ये जो आपकी स्टर्नम की एक हड्डी आ रही है, जहाँ पे ये ख़त्म होती है, तो बिल्कुल इसके नीचे जो है वो आपका स्टोमक शुरू होता है। इसी तरह मैं अगर अपनी राइट साइड की बात करूँगा तो मेरी राइट साइड पे जो है वो मेरा लिवर आएगा। इसी तरह अगर मैं लेफ़्ट साइड की बात करूँगा तो वहाँ पे मेरी स्प्लीन यानी तिली आएगी। तो ये वो सिस्टम है मेरी बॉडी के अंदर। इसलिए जब आपको हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस का मतलब है कि जब आपके जिगर में कोई इन्फेक्शन होता है, जिगर में कोई सोजश होती है, या जिगर अपना काम प्रॉपर नहीं कर रहा होता, तो ऐसी कंडीशन में आपका स्टोमक भी डिस्टर्ब होता है, यानी आपका मैदा भी डिस्टर्ब होता है। चूँकि ये आपस में इंटरलिंक है और इनका आपस के अंदर एक कनेक्शन है, जिसके साथ आपके जो है वो एंजाइम के मामला चलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है, और आपकी बॉडी में प्रोटीन्स की जो ट्रांसमिशन होती है वो भी सारी इन्हीं के थ्रू होती है। इसलिए जब आपको हेपेटाइटिस होता है तो वरी होने की बात तो होती है। अब हेपेटाइटिस होता क्यों है? हेपेटाइटिस बेसिकली कुछ इन्फेक्शन तो इस तरह की होती हैं जो आपको डाइट के ज़रिए होती है। मसलन आज के दौर में अगर हम बात करें जॉइंटिस भी बेसिकली एक पीला यरकान है, और पीले यरकान का जब हम अगला टेस्ट करवाते हैं तो वो हम हेपेटाइटिस ई करवाते हैं। अब उसमें हम ये देखते हैं कि हेपेटाइटिस ए और ई ये वो होते हैं कि जो आपने बाहर से कोई चीज़ें खाई, बाहर से आपने खाना खाया, या आपने खुली चीज़ें खुली ओपन एरिया से खाई, डिस्पोजेबल का इस्तेमाल ना किया, स्टरलाइज चीज़ों का इस्तेमाल ना किया, तो ऐसी सूरत हाल में बाहर से खाने से, बाहर से लिक्विड चीज़ें लेने से, हार्ड फॉर्म वाली चीज़ें लेने से ये वायरल इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफ़र होती है, जिससे आपको जॉइंटिस यानी पीलिया, जिसको आप पीला यरकान कहते हैं, तो ये वो हो सकता है। अगर इसके अलावा हेपेटाइटिस जो आपका सी और बी है, ये बेसिकली इनकी ट्रांसमिशन का तरीका बिल्कुल, ट्रांसफ़र होने का तरीका एक बिल्कुल अलग होता है। मसलन हेपेटाइटिस के बारे में अगर हम ये कहते हैं
कि अगर आपने कोई भी अपनी बॉडी पे किसी भी जगह पे कोई नाम लिखवाया या आपने अपनी बॉडी में खून दिया किसी को, फिर सिरिंज का गलत इस्तेमाल हुआ, या कोई आप किसी सैलून पे चले गए, किसी आप हमाम पे चले गए, किसी ब्यूटी पार्लर पे चले गए, वहाँ पे वो चीज़ें जो आपकी इंटरनल बॉडी पे यूज़ हुई, जैसे नोज़ के बाल रिमूव करने के लिए, ईयर के बाल रिमूव करने के लिए, अंडर लेग, अंडर आर्म, जो चीज़ें आपकी इस्तेमाल होती हैं, वहाँ से अगर कोई कट लगता है तो वो थ्रू ब्लड जो है वो चीज़ें आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। इसी तरह शेव करते हुए एक ही रेज़र इस्तेमाल हुआ, एक ही उस्तरा इस्तेमाल हुआ, एक ही उसमें ब्लेड इस्तेमाल हुआ, आपको कहीं कट लगा, उसी से किसी और की शेव की गई, फिर वही चीज़ें बार बार यूज़ हुई। एक ही चीज़ जो है वो सीज़र है, उससे आपकी कटिंग हो रही है और उसी सीज़र को दोबारा किसी और के ऊपर यूज़ किया जा रहा है और वहाँ पे किसी जगह पे कोई कट लगा, कहीं पे कहीं ब्लड का उनके साथ अटैचमेंट हुई, ऐसी सूरत हाल में आपको हेपेटाइटिस सी जो है वो ट्रांसफ़र होता है। फिर इसके अलावा गंदी सिरिंजेस का इस्तेमाल करना, यानी यूज़ शुदा सिरिंजें जो आपके गली मोहल्लों में छोटे लेवल के डॉक्टर, नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर जो प्रॉपर जो है वो किसी स्पेशलाइजेशन से नहीं गुजरे होते या आज के माहौल के मुताबिक बीमारियों को ट्रीट नहीं कर रहे होते, तो वो वही सिरिंजें चंद एक पैसों के लिए उसी सिरिंजों को अगर यूज़ करते हैं तो ये भी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा होता है और आपको ब्लड जो हेपेटाइटिस सी का वायरल इन्फेक्शन ट्रांसफ़र करने का एक ज़रिया बनता है, एक कैरियर बनता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा किसी आप ऐसी जगह में, मसलन आप लैब पे काम कर रहे हैं, आप पैरामेडिकल स्टाफ हैं, आप क्लिनिक पे काम कर रहे हैं, आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे किसी पेशेंट को आपने आईवी लाइन लगाई, कट लगाया, उसकी सर्जरी की या आपने स्टिचिंग वगैरह की और ऐसी सूरत हाल में उसका ब्लड आपको लग गया और आपने उसको केयर ना की, प्रॉपर वॉशिंग ना की, उसके स्टरलाइज ना किया, प्रॉपर सैनिटाइज़ ना किया, तो ऐसी सूरत हाल में भी हेपेटाइटिस सी जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। इसी तरह बहुत ज़्यादा ऐसे लोग जहाँ पे वर्कर्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे रहते हैं, वहाँ पे किसी एक को अगर हेपेटाइटिस है और वही चीज़ें उसी के साथ आप खा रहे हैं और उसी के साथ आप मेल जोल रखते हैं और आपका सोशल भी उसके साथ रिलेशनशिप है, तो ऐसी सूरत हाल में भी हेपेटाइटिस सी जो है वो ट्रांसफ़र होने का ख़तरा होता है। अब जो बी होता है, बी की डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है। मसलन आपने बहुत ज़्यादा ऐसी एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल किया, बहुत ज़्यादा ऐसी मेडिकेशन, बहुत ज़्यादा ऐसे इंजेक्शन लगवाए जो कि आपकी बॉडी के लिए नेसेसरी नहीं थे, ज़रूरत नहीं थी। आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेडिकेशन की, सेल्फ़ मेडिकेशन की और एंटीबायोटिक की डोज़ आपने ऐसी ली, उसकी डोज़ मेजरमेंट का ख्याल ना रखा, आपने वेट और हाइट के हिसाब से उसकी खुराक पूरी ना ली, तो ऐसी सूरत हाल में भी आपके किडनी और आपके लिवर जो है वो डैमेज होता है और उस पर असरात होते हैं और ऐसी सूरत हाल में भी आपको हेपेटाइटिस बी और सी हो सकता है। इसलिए कोई भी हमारी जो भी लोग होता है, हमने हमेशा अपने व्यूअर्स को ये बात एजुकेट करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, उन तक अपना जो माइंड है हमारा वो उनके साथ शेयर करने की कोशिश की है कि कोई भी जो मेडिकेशन है, सेल्फ़ मेडिकेशन आपके लिए हमेशा नुकसानदेह होती है, वो किसी भी तरह की मेडिकेशन हो। तो हमेशा कोई भी मेडिसिन जब भी आपने लेनी हो, प्रॉपर अपने कंसल्टेंट के पास जाएं, उसके साथ प्रॉपर कंसल्टेट करें और फिर जो है वो अपनी मेडिकेशन की ड्यूरेशन का पता करें, उसकी डोज़ मेजरमेंट देखें, अपने वेट और हाइट के हिसाब से उसकी डोज़ को मैनेज करवाएं, फिर अपना डाइट प्लान लें और प्रॉपर अपना इलाज करवाएं। अब जब आपको हेपेटाइटिस बी और सी या ई या सी जो है, अगर इस तरह के आपको कोई भी ऐसा वायरल इन्फेक्शन होता है, जब आप हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं तो आपके सिम्टोमेटिकली चेंजिंग क्या होती है। मसलन आपको कैसे महसूस होता है कि मुझे कोई यरकान है या मेरी बॉडी में कोई ऐसा मसला है, तो अब इसके लिए क्या होता है कि एक तो आपको टेम्परेचर रहना शुरू हो जाता है, जिस्म में दर्दें रहती हैं, आप बेचैनी फ़ील करते हैं, जिस्म आपका थका हुआ रहता है, भूख आपको कम लगती है या बाज़ कंडीशन में ज़्यादा लगती है, होंठ आपके ड्राई हो सकते हैं, हाथों में, बॉडी में किसी भी हिस्से पे आपको ख़ारिश शुरू हो सकती है। इसी तरह जो है वो आपके यूरिन का कलर चेंज हो सकता है, आपको स्टोमक वाली जगह पे दर्द रह सकता है, आपके पेट का फुलाव हो सकता है। और ऐसी सूरत हाल में हमें ये डाउट होता है कि पेशेंट जो है वो इसको कोई हेपेटाइटिस की अलामत ना हो, तो ऐसी सूरत हाल में हम उसकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशन होती क्या है, हमारे क्लिनिकल ट्रायल में जब पेशेंट आता है हम ये सारे सिम्टोमेटिकली चेंजिंग देखते हैं, उसकी फैमिली हिस्ट्री को देखते हैं और पेशेंट की कंडीशन जो कि मेरे सामने बैठा होता है, और ऐसी सूरत हाल में हम उसके कुछ ब्लड टेस्ट रिकमेंड करते हैं जो वो टेस्ट करवाता है, जिसमें हम उसका LFT करवा सकते हैं, हेपेटाइटिस बी सी करवा सकते हैं। अगर इनमें से कोई टेस्ट उसका पॉजिटिव आता है या उसके लिवर के एंजाइम बड़े होते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में हम फिर उसके लिवर की जो उसकी केयरिंग होती है, लिवर की हिफाजत के लिए हम उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, यानी हेपेटाइटिस के हवाले से हम उसका शुरू कर देते हैं। अगर उसको जॉइंटिस टाइप है या उसके LFTs के कुछ जो कंपोनेंट है वो थोड़े से अगर रेज होते हैं। अब दूसरा सिनेरियो ये होता है कि अगर हमने पेशेंट की स्क्रीनिंग टेस्ट करवाई
और ऐसी सूरत हाल में हमने उसका CBC ESR भी करवा लिया कि उसको टेम्परेचर भी रहता है, इन्फेक्शन का रेट भी है, और ऐसी सूरत हाल में पेशेंट को हेपेटाइटिस का भी हमें शक पड़ रहा है या हमें ये लग रहा है, इंडिकेट हो रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में हम उसका हेपेटाइटिस B/C स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते हैं। अगर स्क्रीनिंग में पॉजिटिव आ जाता है तो फिर हम उसको डाउट को क्लियर करने के लिए हम उसका अलाइज़ा करवाते हैं। अलाइज़ा में ये होता है कि आपका जो टेस्ट है, स्क्रीनिंग में सिर्फ ये पता चलता है कि आपको कोई वायरस आपकी बॉडी में है या नहीं है, यानी नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब जो उसका हम आगे अलाइज़ा करवाते हैं तो अलाइज़ा में क्या होता है, अलाइज़ा में ये पता चलता है कि अगर कोई वायरल इन्फेक्शन आपके जिगर में या बॉडी में शो हो रही है तो वो कितने पॉइंट है उसकी नॉर्मल वैल्यू से कितनी बढ़ चुकी है। अगर वहाँ पे भी हमें लगता है कि वो उसकी नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा है तो ऐसी सूरत हाल में फिर हम जो है वो उसके आगे PCR करवाते हैं। PCR का मकसद ये होता है कि आपका जो वायरस है वो किस क्वालिटी का है, किस नस्ल का है, किस ख़ानदान का है, और उसका आपके जिगर के ऊपर वायरल इन्फेक्शन का लोड कितना है, उसको चेक करने के लिए फिर हम उसका जो है PCR क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये हम डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर कि उसने जो बाकी रिपोर्ट्स अपने सामने रखी उसके मुताबिक पेशेंट की क्या चीज़ें उसको लगा कि ये करवाना चाहिए, तो तब वो PCR रिकमेंड करता है। PCR के बाद फिर हम उसकी गाइडलाइन बनाते हैं। अगर आपको हेपेटाइटिस C है तो उसका 3 से 6 महीने इंजेक्टेबल भी है, औरल मेडिकेशन भी इलाज मुमकिन है, और ये बीमारियां काबिल इलाज हैं। इसी तरह अगर आपको हेपेटाइटिस B निकलता है तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो रेगुलरली 2 साल की मेडिसिन खानी पड़ती है, और वो 2 साल की मेडिसिन में उसकी वैक्सीनेशन भी हो सकती है और उसकी औरल मेडिकेशन भी हो सकती है। ये दोनों सूरत हाल में हम जो है वो पेशेंट को ये बताते हैं कि अगर आपको हेपेटाइटिस की कोई भी बीमारी है, वो सारी की सारी बीमारियां काबिल इलाज हैं और उसकी दवाइयाँ मौजूद हैं, उसकी वैक्सीनेशन मौजूद है, उसका औरल ट्रीटमेंट मौजूद है। लिहाजा ये अगर आपको पता चल जाए कि मुझे हेपेटाइटिस है, बजाय किसी नॉन क्वालिफाइड बंदों के पास जाके, किसी हकीम के पास जाके, किसी दूसरे जगह पे जाके अपना टाइम वेस्ट करने से, जो आपकी बीमारी का रिकवरी का पीरियड होता है उसको ज़ाया करने से बेहतर है कि आप प्रॉपर अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट, फैमिली फिजिशियन या कोई भी जो आपका लीवर से मुतल्लिका मैदे जिगर का गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, तो आप प्रॉपर उसके पास जाके अपनी मेडिकेशन करवाएं, अपने आप को प्रॉपर जो है वो कंसल्टेट करें, ताकि आपकी बीमारी और हेपेटाइटिस को वहाँ पे रिकवर किया जा सके और आपकी लाइफ को सिक्योर किया जा सके। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों के लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।